बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ फ़याज़ करीमी। अल-नूर ऑनलाइन टेस्ट सिस्टम में फ़र्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 9, 10 और 11 का जो टेस्ट आप लोगों का कल हुआ उसकी डिस्कशन में आप सब लोगों को वेलकम। उसी प्रॉपर पैटर्न से जैसे हम पहले चल रहे हैं, डिस्कशंस कर रहे हैं, उसी को आज भी फॉलो करेंगे। पहले इंशाल्लाह हम लोग MCQs की तरफ बढ़ेंगे, उसके बाद विल बी मूविंग टूवर्ड्स द शॉर्ट क्वेश्चंस फेज। पहली MCQ की तरफ बढ़ रहा हूँ। जो पहली MCQ है हमारी, दैट इज अलाइन नॉर्मल टू द वेव फ्रंट इंक्लूडिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कॉल्ड। MCQ है कि वो लाइन जो वेव फ्रंट के नॉर्मल होती है और लाइट की मोशन को रिप्रेजेंट करती है, उसकी डायरेक्शन बताती है, उसे क्या कहते हैं? बुके लाइन है, दैट इज कॉल्ड एज रे ऑफ लाइट। इस टिपिकल MCQ को समझाने के लिए मैंने दो डायग्राम आपके सामने बनाई हैं। इसमें जो पहली डायग्राम है, ये जो मैंने S लिखा है, दैट इज बेसिकली द सोर्स ऑफ लाइट। इस पहली डायग्राम में ये मैंने जो वेव फ्रंट्स बनाए हैं, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बनाए हैं, और जो दूसरी डायग्राम है, इसमें जो मैंने वेव फ्रंट्स लिए हैं वो प्लेन वेव फ्रंट्स लिए हैं। इन वेव फ्रंट्स के ऊपर ये जो लाइंस हैं जो इन वेव फ्रंट्स पर परपेंडिकुलर हैं, यानी इसका जो एंगल है इस वेव फ्रंट के साथ जो बन रहा है वो 90 का है। ये लाइंस जो इन वेव फ्रंट्स पर परपेंडिकुलर हैं एंड डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द लाइट को शो करती हैं, इन लाइंस को रेज कहते हैं। इस दूसरी डायग्राम के अंदर ये वो लाइंस हैं जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट कर रही हैं और इसका जो एंगल है वो 90 है। सो दीज लाइंस आर कॉल्ड एज रेज ऑफ लाइट। सेकेंड MCQ, an oil film floating on water surface exhibits beautiful colors pattern. This happens due to Bouquet line. Again, this is because of interference of light. It is because of the property of the light which is called as interference. इसकी कुछ और डिटेल, चूंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी है तो शॉर्ट क्वेश्चन में इसकी डिटेल भी थोड़ी सी पढ़ने की कोशिश करेंगे। बहरहाल MCQ के लिए इसका बड़ा टिपिकल सा और बड़ा सिंपल और ऑब्वियस सा जो आंसर है, दैट इज इट इज बिकॉज ऑफ interference of light. Next MCQ number 3. The circular fringes formed due to interference in a thin air film enclosed between a convex lens and a flat glass plate are called Bouquet line. These are called as Newton rings. अगर आपके पास एक फ्लैट ग्लास प्लेट हो और एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस हो तो इनके दरमियान ये जो एयर की थिन फिल्म बनती है, इस थिन फिल्म तक पहुंचते पहुंचते जो लाइट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होकर वापस जाती है, इसकी इंटरफेरेंस से जो सर्कुलर रिंग्स बनती हैं, दोज रिंग्स आर कॉल्ड एज न्यूटन रिंग्स। MCQ नंबर 4. ब्रैग इक्वेशन इज टिपिकल MCQ है, एज सच कुछ मुश्किल नहीं है। बुक की लाइन है अगेन 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, दैट इज कॉल्ड एज ब्रैग इक्वेशन। और याद रखिएगा कि इट इज यूज्ड टू स्टडी द डिफ्रैक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरेज। एक्सरेज की डिफ्रैक्शन प्रॉपर्टीज को पढ़ने के लिए जो इक्वेशन यूज की जाती है, दैट इज कॉल्ड एज ब्रैग इक्वेशन, और उसका जो फॉर्मूला है दैट इज 2d sin थीटा इज इक्वल टू n lambda. MCQ number 5. The function of a collimator in a spectrometer is. बुक में लिखा हुआ और बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन के तौर पर लिखा हुआ है, और लिखा यही है कि सिर्फ इसी रीजन की वजह से इसे कोलीमेटर कहते हैं। वो रीजन कौन सी है? वो रीजन ही इस MCQ का आंसर है, और वो है टू ऑब्टेन पैरेलल बीम ऑफ लाइट। इस MCQ को थोड़ा सा समझाता चलूं ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर हम स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर कोलीमीटर के स्ट्रक्चर को डिस्कस करें तो कोलीमेटर एक बेसिकली हॉलो मेटालिक ट्यूब है। इस मेटालिक ट्यूब की दो साइड्स हैं, ये जो मैंने रेड में बनाई है ये कोलीमेटर है। इसकी एक साइड पर एक कन्वेक्स लेंस है और इसकी दूसरी साइड पर एक एडजस्टेबल स्लिट है। एडजस्टेबल स्लिट का मतलब यह है कि इसे अपनी मर्जी से इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। यूजुअली इसी से लाइट रे एंटर होती है
और ये जो स्लिट है इसे इस तरह एडजस्ट किया जाता है कि इस स्लिट और इस कन्वेक्स लेंस के दरमियान जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इस कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ के इक्वल होता है। इसका क्या मतलब है? पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ध्यान से फॉलो कीजिएगा। मैं फिर रिपीट करता चलो। कोलीमेटर की एक साइड पर कन्वेक्स लेंस, दूसरी साइड पर एडजस्टेबल स्लिट। द डिस्टेंस बिटवीन एडजस्टेबल स्लिट एंड कन्वेक्स लेंस इज इक्वल टू द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस। इससे क्या होगा? जो लाइट भी इसके अंदर आएगी, एंटर होगी, चूंकि सोर्स फोकल लेंथ पर पड़ा हुआ है, तो सारी रेज जब इस कन्वेक्स लेंस में से गुजरेंगी तो ये सारी रेज एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी। इट मींस ये सारी रेज एक दूसरे के पैरेलल को निकालना ही कोलीमेटर का काम है। तो यही इस एमसीक्यू का आंसर भी है, कोलीमेटर इज यूज्ड टू ऑब्टेन पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो इसके अंदर गिदर सिंह की क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो छुपा हुआ है? वो सिर्फ ये है कि स्लिट और कन्वेक्स लेंस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इस कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ के बराबर होता है। एमसीक्यू नंबर 6, इंतहाई आसान एमसीक्यू। इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी of a fiber optic is called, so information carrying capacity of a fiber optic is called as bandwidth। और हमने पढ़ा कि इसकी बैंडविड्थ जो है फाइबर ऑप्टिक्स की वो रेडियो कैरियर वेव्स की निस्बत ज़्यादा होती है। ये इसके यूजेस में भी है, इसके एडवांटेजेस में भी है, इसके बेनिफिट्स में भी है। सो इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स इज कॉल्ड एज बैंडविड्थ। एमसीक्यू नंबर 6 भी हुई। अब हम बढ़ रहे हैं एमसीक्यू नंबर 7 की तरफ। In the near fiber optics communication, the repeaters are separated by as much as। सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि रिपीटर्स का फंक्शन क्या है। बेसिकली जब ऑप्टिकल फाइबर्स के अंदर सिग्नल ट्रेवल करता है तो कुछ खास, कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद इसकी क्वालिटी डाउन हो जाती है। उस क्वालिटी को दोबारा अप टू द स्टैंडर्ड लाने के लिए डिफरेंट डिस्टेंसेस पे हमें रिपीटर्स लगाने पड़ते हैं। ये रिपीटर्स उसकी क्वालिटी को दोबारा इंप्रूव करते हैं। जो ओल्ड सिस्टम्स थे उसके अंदर चूंकि क्वालिटी ज्यादा डाउन होती थी, इसलिए रिपीटर्स को कम डिस्टेंस पे रख के लगाना पड़ता था, यानी क्लोज करके रिपीटर्स लगाना पड़ते थे ताकि करीब जाकर ही अगर क्वालिटी डाउन हो तो उसे दोबारा रिपेयर किया जा सके, उसे अप किया जा सके। लेकिन न्यूअर सिस्टम्स के अंदर चूंकि ऑप्टिकल फाइबर्स की क्वालिटी पहले से बढ़ गई है, इसलिए रिपीटर्स का डिस्टेंस पहले से ज्यादा हो गया है, यानी ये दूर भी लगे तो इतनी क्वालिटी डाउन नहीं होती, वहां तक पहुंचते वहां जाकर क्वालिटी को अप कर लिया जाता है। सो न्यूअर सिस्टम्स के अंदर जो है वो रिपीटर्स अप टू 100 किलोमीटर लगते हैं। ओल्ड सिस्टम के अंदर रिपीटर्स 30 किलोमीटर तक थे, न्यू सिस्टम के अंदर रिपीटर्स 100 किलोमीटर तक हैं। तो चूंकि यहां इस एमसीक्यू के अंदर 100 किलोमीटर की ऑप्शन ही नहीं थी, 30 लिखा हुआ था, तो जो बेस्ट आंसर था दैट वाज नन ऑफ दिस। सो आंसर ऑफ दिस एमसीक्यू इज नन ऑफ दिस। सो याद रखिएगा ओल्ड सिस्टम्स में रिपीटर्स 30 किलोमीटर पर है और न्यूअर सिस्टम्स के अंदर रिपीटर्स 100 किलोमीटर तक भी लगाए जा सकते हैं। एमसीक्यू नंबर 8, another typical important but very obvious and easy MCQ. In normal adjustment, the length of a telescope is, normal adjustment में the formula for the length of the telescope is FO plus FE, sum of the focal length of the objective lens and the focal length of eyepiece. So in normal adjustment, the length of the telescope is basically the sum of focal length of the objective lens and the focal length of eyepiece. MCQ number 11. 9. Pressure exerted by an ideal gas is directly proportional to average dash of gas molecules. Typical, आसान. The formula of the pressure is 2/3 and not half mv square। यहां ये हाफ mv स्क्वायर जो है ये एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। इट मींस प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। यही एमसीक्यू का आंसर भी है, लिखा भी यही है।
पूछा भी यही गया है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज, सो द प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 10, द रैपिड एस्केप ऑफ एयर फ्रॉम अ बर्स्ट टायर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच प्रोसेस। बुकिश लाइन, तीन एग्जाम्पल्स लिखी हुई एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर, रैपिड एस्केप ऑफ एयर फ्रॉम अ बर्स्ट टायर, क्लाउड फॉर्मेशन, इसके अलावा ट्रेवलिंग ऑफ साउंड वेव्स इन एयर जिसमें कंप्रेशन और रेयरफेक्शन प्रोड्यूस होते हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, टिपिकल एग्जाम्पल्स हैं एडियाबैटिक प्रोसेस की। याद रखिएगा, जर्नल पॉइंट ऑफ व्यू भी है और जर्नल याद रखने का तरीका भी है कि जो प्रोसेसेस यूजुअली सडन होते हैं या रैपिड होते हैं, दीज प्रोसेसेस आर द एग्जाम्पल ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। सो रैपिड एस्केप ऑफ एयर फ्रॉम अ बर्स्ट टायर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। एमसीक्यू नंबर 11, वर्क डन ऑन सिस्टम इज डैश एंड द हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इज डैश। आंसर पूछने की कोशिश की गई है, साइन कन्वेंशन पूछने की कोशिश की गई है, यानी कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बात जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो मैंने एक जेनेरिक सा सिस्टम बनाया है उसे देख लीजिएगा। याद रखिएगा, फिजिक्स के अंदर जो साइन कन्वेंशंस हैं उसे अगर आपने समझना है तो ये डायग्राम देख लीजिएगा। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक सिस्टम है, यहां ये जो एरो हेड है इसका मतलब है ये चीज इस सिस्टम के अंदर जा रही है और ये एरो हेड का मतलब है कि ये सिस्टम से आउट हो रही है। अगर हम बात करें हीट की, तो हीट एडेड टू द सिस्टम इज पॉजिटिव एंड हीट टेकन आउट ऑफ द सिस्टम इज नेगेटिव। एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव एंड वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव। यानी सिस्टम में हीट जाए तो वो पॉजिटिव है, सिस्टम से हीट निकले तो वो नेगेटिव है। सिस्टम पर वर्क हो तो वो नेगेटिव है, सिस्टम वर्क करे तो वो पॉजिटिव है। अगर हम क्वेश्चन की तरफ आए तो अब हम यहां से अपना आंसर इजीली बना सकते हैं। वर्क डन ऑन द सिस्टम, सो वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव, इसका मतलब है पहले हाफ का आंसर नेगेटिव है। एंड द हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इज पॉजिटिव, इसका मतलब है दूसरे हाफ का जो आंसर है वो पॉजिटिव है। लास्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 12, एरिया under pressure volume graph gives as, it is basically the work done। आपने अपने बुक में फॉर्मूला भी पढ़ा है, द फॉर्मूला ऑफ द वर्क डन, W इज इक्वल टू P डेल्टा V, जिसे प्रेशर वॉल्यूम वर्क भी पढ़ते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। ये प्रूव करने के लिए और आपको समझाने के लिए मैंने एक टिपिकल ग्राफ भी बना दिया और उससे एक लाइट से वे में हम इसे प्रूव भी कर देते हैं। एमसीक्यू का आंसर तो मैं बता चुका कि वो वर्क डन है। लेट्स सपोज कि मेरे पास ये एक प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम एक पर्टिकुलर पॉइंट V1 से V2 तक चेंज हुआ है। सो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगी। अगर मुझे कहा जाए कि इस ग्राफ का शेडिड एरिया निकालें, तो जाहिर सी बात है कि शेडिड एरिया अगर हमने निकालना है तो ये एक रेक्टेंगल बन रही है और रेक्टेंगल का शेडिड एरिया लेंथ इनटू विड्थ होता है। अगर हम किसी एक साइड को लेंथ और किसी एक साइड को विड्थ मान लें तो एक साइड बन जाएगी प्रेशर और जो विड्थ है वो इन दोनों का डिफरेंस बन जाएगा, यानी V2 माइनस V1। अगर V2 माइनस V1 को देखें तो ये वॉल्यूम का डिफरेंस है और वॉल्यूम के डिफरेंस को डेल्टा V कहते हैं। इसका मतलब है शेडिड एरिया इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V, और P इंटू डेल्टा V के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये वर्क है। इसका मतलब है शेडिड एरिया विल बी इक्वल टू वर्क। तो अगर हम प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ का शेडिड एरिया कैलकुलेट करें तो दैट शेडिड एरिया विल बी इक्वल टू वर्क। जी, एमसीक्यूज कंप्लीट हुई, अब हम बढ़ते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू इंक्रीज द फ्रिंज स्पेसिंग इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। The formula of the fringe spacing which is represented by delta y is L lambda over D। पहले तो इनके बारे में बात करते हैं कि ये सारे इस एक्सप्रेशन में जो टर्म्स लिखी हैं ये है क्या। कैपिटल L, it is the distance between the slit and the screen। Lambda, it is the wavelength of the light being used in Young's double slit experiment। And D, it is the distance between two slits। ये फॉर्मूला ही अपने अंदर सारी एक्सप्लेनेशन है और आंसर भी।
अगर देखा जाए तो डेल्टा वाई जो कि फ्रिंज स्पेसिंग है वो कैपिटल एल और लैम्डा इन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डी जो कि स्लिट्स के दरमियान डिस्टेंस है जिसे स्लिट स्पेसिंग भी कहते हैं, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इट मींस अगर स्क्रीन का डिस्टेंस बढ़ेगा तो फ्रिंज स्पेसिंग बढ़ेगी, अगर वेवलेंथ ऑफ द लाइट बढ़ेगी तो फ्रिंज स्पेसिंग बढ़ेगी, और अगर डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स कम होगा तो फिर फ्रिंज स्पेसिंग बढ़ेगी। इन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यही बात मैंने नीचे लिख भी दी है। कैपिटल एल के बढ़ने से डेल्टा वाई बढ़ेगा, लैम्डा के बढ़ने से फ्रिंज स्पेसिंग बढ़ेगी, और डी के कम होने से फ्रिंज स्पेसिंग बढ़ेगी, क्योंकि उसने पूछा ही है कि फ्रिंज स्पेसिंग को कैसे बढ़ाया जा सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, इन न्यूटन रिंग्स व्हाई द सेंट्रल पॉइंट इज डार्क। बोर्ड का शॉर्ट क्वेश्चन है, मुश्किल भी है, क्लासेस में टीचर्स डिस्कस भी करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनिएगा। न्यूटन रिंग्स अभी डिस्कस हुए, बताया भी मैंने, और मैंने कहा कि थोड़ा सा बाद में डिस्कस भी करेंगे। न्यूटन रिंग्स कैसे बनती हैं? बेसिकली इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की प्रॉपर्टी यूज होती है, और एक फ्लैट ग्लास प्लेट और एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस के दरमियान एक थिन फिल्म ऑफ एयर आ जाती है। कुछ लाइट अपर लेयर से रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती है, कुछ लोअर लेयर से रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती है। दोनों के दरमियान एक पाथ डिफरेंस होता है। वो पाथ डिफरेंस अगर इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ आ जाए तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। वो पाथ डिफरेंस अगर ऑड इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ आ जाए तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो मैक्सिमा या ब्राइट पॉइंट बनेगा, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो मिनिमा या एक डार्क पॉइंट बनेगा। और यही ब्राइट और डार्क पॉइंट्स की जो सीरीज होती हैं, जो सर्कल्स बनते हैं, इसी को न्यूटन रिंग्स भी कहते हैं। अब पॉइंट यह है कि सेंट्रल पॉइंट जो यूजुअली यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भी हमने देखा था कि वो ब्राइट था, यहां वो सेंट्रल पॉइंट डार्क क्यों आता? पॉइंट टिपिकल है, फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा, अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। सेंट्रल पॉइंट पर जब रे आकर स्ट्राइक करती है तो होता यह है कि कुछ लाइट तो इसी अपर सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती है। बुक के वर्ड्स हैं, आखिरी पैराग्राफ में न्यूटन रिंग्स में लिखा भी है, और इसी तरह बोर्ड में भी आपने एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेनेशन तो काफी ज्यादा है, लेकिन उतना जितना आपको समझ आ जाए या जितना आपने बोर्ड में लिखना है उतना ही बताने की कोशिश कर रहा हूं। होता ही है कि कुछ लाइट रे तो अपर सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर वापस चली गई, लेकिन जो लाइट रे लोअर सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर जाती है, दरमियान में एक थिन फिल्म है, वो जो लोअर सरफेस है दैट इज मोर डेंसर देन द अपर सरफेस। ये जो लोअर सरफेस है जो ज्यादा डेंसर है। अब हमें चैप्टर नंबर 8 में वेव्स के चैप्टर में पढ़ा है कि जब भी कोई लाइट रे या कोई भी वेव किसी डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ डेंसर मीडियम, तो उसमें 180 का एक फेज चेंज आता है या एक पाथ डिफरेंस आता है। अब 180 का मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, फॉलो कर लीजिएगा। जो लाइट रे लोअर सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती है, दैट लोअर सरफेस इज मोर डेंसर देन द अपर सरफेस। अब जब डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होकर लाइट रे वापस जाती है, जिसने इंटरफेरेंस करनी है पहली रे के साथ, तो वो जो रे है वो डेंसर मीडियम से चूंकि रिफ्लेक्ट होकर गई है, टकराकर वापस गई है, तो देयर विल बी अ पाथ डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री। अगर 180 के पाथ डिफरेंस की बात करें तो 180, अगर टिपिकल आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूं तो 180 का मतलब है कि हाफ ऑफ द वेव। अगर हाफ ऑफ द वेव की बात करें तो हमें पता है कि हाफ ऑफ द वेव की लेंथ लैम्डा बाय 2 होती है। इसका मतलब है जो पाथ डिफरेंस आएगा वो लैम्डा बाय 2 आएगा। अब आपको पता है कि लैम्डा बाय 2 जो पाथ डिफरेंस है, इट इज द कंडीशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इट इज ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ। तो लैम्डा बाय 2 चूंकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है, तो और जहां पर भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है वहां पर मिनिमा बनता है या डार्क पॉइंट बनता है। इस वजह से न्यूटन रिंग्स का जो सेंट्रल पॉइंट होता है वो डार्क होता है। आई होप आप इस पॉइंट को पिक कर गए और इसका आंसर अब आप बोर्ड में लिख भी सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ रहा हूं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, वाई द पोलराइड सन ग्लासेज आर बेटर देन ऑर्डिनरी सन ग्लासेज। एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है, आसान भी है। द ओनली रीजन
जो कि बुक में लिखी हुई है, दैट इज पोलराइज्ड सनग्लासेस आर बेटर देन द ऑर्डिनरी सनग्लासेस बिकॉज दे रिड्यूसेस ग्लेयर। ग्लेयर मीन चमक। जो ग्लासेस के अंदर एक चमक सी पैदा होती है, एक ग्लेयर सी पैदा होती है, जिससे आप किसी ऑब्जेक्ट को देखने में आपको मुश्किल आती है, वो इसे रिड्यूस करते हैं। सो ये इनका बेनिफिट है ओवर द ऑर्डिनरी सनग्लासेस, जिसकी वजह से क्या होता है, ह्यूमन आईज पे कोई एक्स्ट्रा स्ट्रेन नहीं आती, कोई प्रेशर नहीं बनता। सो दे रिड्यूसेस ग्लेयर एंड दे प्रोड्यूस नो स्ट्रेन ऑन ह्यूमन आईज। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, एन ऑयल फिल्म स्प्रेडिंग ओवर अ वेट फुटपाथ शोज कलर्स, एक्सप्लेन हाउ डज इट हैपन। एमसीक्यू में भी आया था और हमने इसका आंसर लिखा था, दैट इज बिकॉज ऑफ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ लाइट विच वी कॉल एज इंटरफेरेंस। इट इज बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस। सो इसे डिस्कस भी कर लेते हैं कि लाइट से अंदाज में। लेट्स सपोज ये वो ऑयल फिल्म है और ये एक एक्ट कर रही है एज अ थिन फिल्म, इसकी थिकनेस काफी कम है। जब लाइट रे ए इसके साथ आकर स्ट्राइक करेगी तो कुछ लाइट इस ऑयल फिल्म की अपर सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी, जिसे मैंने ए डैश से रिप्रेजेंट किया, और कुछ लाइट रे लोअर सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएगी, जिसे मैंने ए डबल डैश से रिप्रेजेंट किया। अब आने वाली रे एक ही है, लेकिन ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। चूंकि ये दोनों रेज इसी का पोर्शन है, तो ये कोहेरेंट भी हैं, मोनोक्रोमेटिक भी। सो व्हाट विल हैपन, ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करेंगे, और इनकी इंटरफेरेंस में दो कंडीशंस हो सकती हैं। या तो पाथ डिफरेंस इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ आ जाएगा, जिससे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, और या पाथ डिफरेंस ऑड इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ आ जाएगा, जिससे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। कुछ कलर्स के लिए अगर व्हाइट लाइट है और 7 कलर्स पे हमें पता है वो कंसिस्ट करती है, तो अगर कुछ कलर्स के लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन पूरी होगी, तो कुछ के लिए हो सकता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन भी पूरी हो जाए। तो जिनके लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन पूरी होगी, वो ब्राइट पॉइंट के तौर पर रिप्रेजेंट हो जाएंगे या जाहिर हो जाएंगे, और आपको एक कलर पैटर्न नजर आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5, कुड यू ऑब्टेन न्यूटन रिंग्स विद ट्रांसमिटेड लाइट? इफ यस, वुड द पैटर्न बी डिफरेंट फ्रॉम ऑब्टेन्ड विद रिफ्लेक्टेड लाइट? अगेन एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है, आंसर क्लास में भी डिटेल में डिस्कस किया जाता है। जो न्यूटन रिंग्स आप बुक में पढ़ते हैं, दीज न्यूटन रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट बिटवीन अ थिन फिल्म, ड्यू टू अ थिन फिल्म बिटवीन अ प्लेनो कन्वेक्स लेंस एंड अ फ्लैट ग्लास प्लेट। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में क्या था कि लाइट रे आकर स्ट्राइक करती थी और वापस आती थी। सो दीज न्यूटन रिंग्स आर बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट, यानी बुक ने जो न्यूटन रिंग्स पढ़ाए हैं या बताए हैं, वो बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट है। वो पूछ रहा है कि ट्रांसमिटेड लाइट से भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, तो यस, ट्रांसमिटेड लाइट कैन ऑल्सो प्रोड्यूस द न्यूटन रिंग्स, बिकॉज जाने वाली रेज के दरमियान भी एक पार्ट डिफरेंस होगा, एंड दैट पार्ट डिफरेंस कैन ऑल्सो भी इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ और ऑड इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, जिससे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकती है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकती है। बट एक पॉइंट लाजमी तौर पर याद रखिएगा, जो आपने लिखना भी है पेपर के अंदर, चूंकि ट्रांसमिटेड लाइट की बात चल रही है, तो ट्रांसमिटेड लाइट में रिफ्लेक्शन का काम खत्म हो जाएगा। तो जब रिफ्लेक्शन का काम खत्म हो जाएगा, तो 180 का फेज चेंज सेंट्रल पॉइंट के लिए बात कर रहा हूं, λ/2 का पाथ डिफरेंस, वो वाला सिलसिला बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बिकॉज वो सिर्फ रिफ्लेक्शन के लिए, ट्रांसमिटेड लाइट के लिए नहीं है। तो जब ट्रांसमिटेड लाइट आएगी तो λ/2 180 का जो एक्स्ट्रा फेज शिफ्ट है वो खत्म हो जाएगा। सो इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, जो सेंट्रल पॉइंट है अब वो डार्क नहीं होगा, ब्राइट होगा। तो ये बात याद रखिएगा, वो न्यूटन रिंग्स जो ट्रांसमिटेड लाइट से बनती हैं, उनमें जो सेंट्रल पॉइंट है वो ब्राइट है, और वो न्यूटन रिंग्स जो रिफ्लेक्टेड लाइट से बनती हैं, उनके अंदर जो सेंट्रल पॉइंट है वो डार्क। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6, राइट द एडवांटेजेस फॉर यूज ऑफ लाइट एज ट्रांसमिशन कैरियर वेव ओवर रेडियो वेव कैरियर्स। पूछा यह जा रहा है कि अगर लाइट को यूज किया जाए, यानी ऑप्टिकल फाइबर्स के अंदर यूज किया जाए इंस्टेड ऑफ रेडियो कैरियर वेव्स, यानी लाइट की मदद से इंफॉर्मेशन को भेजा जाए रेडियो वेव्स की बजाय, तो इसके कोई फवायद हैं आपकी बुक में। ऑप्टिकल फाइबर्स के एडवांटेजेस के अंदर 2 क्लियर पॉइंट्स लिखे हुए हैं। उनमें पहला है
कि लाइट की मदद से जब इंफॉर्मेशन भेजी जाती है तो उसकी बैंडविड्थ जो है वो लार्ज है, लार्जर बैंडविड्थ। और अभी हमने पढ़ा कि बैंडविड्थ इज द इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी। सो इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी पहले से ज्यादा हो जाती है। इसका जो दूसरा है पॉइंट वो है बुक में लिखा हुआ इम्यूनिटी फ्रॉम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, यानी जो रेडियो वेव्स की आपस में इंटरफेरेंस होने के चांसेस होते हैं, लाइट के अंदर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस के चांसेस नहीं होते। सो नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, ये भी इसका एक बेनिफिट है। अगर टिपिकली एक और जनरल बेनिफिट की तरफ जाएं तो हमें पता है कि लाइट की मदद से जब हम इंफॉर्मेशन भेजते हैं तो उसके लिए जो ऑप्टिकल फाइबर्स यूज होते हैं उनका जो साइज होता है वो सिंपल कॉपर वायर्स की निस्बत जो है वो बहुत कम होता है। सो स्मॉलर साइज के साथ आप लार्जर इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। अब बढ़ा हूं आगे, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7। A magnifying glass gives a 5 times enlarged image। जब 5 times enlarged image कहा जा रहा है तो इसका मतलब है जो मैग्निफिकेशन कही जा रही है वो 5 है। At a distance of 25 centimeter from the lens, what will be the focal length of the lens? So a magnifying glass, जब मैग्नीफाइंग ग्लास की बात की जा रही है तो इट मींस एक सिंपल माइक्रोस्कोप की बात की जा रही है। और सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला हमें आता है, that is m is equal to 1 plus d over f। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर और मैग्नीफाइंग पावर 5 दे दी गई है। जब हम ये वैल्यूज पुट करते हैं 5 is equal to 1 plus 25 over f, फोकल लेंथ निकालनी है। 1 इधर आकर माइनस होगा, 4 आ जाएगा, 25 over 5। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 25 over 4 which is equal to 6.25 सेंटीमीटर। सो द फोकल लेंथ of that magnifying glass will be equal to 6.25 सेंटीमीटर। एक जनरल सा, एक आसान सा शॉर्ट क्वेश्चन है और बोर्ड में भी आया हुआ है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8, why would it be advantageous to use blue light with a compound microscope? कंपाउंड माइक्रोस्कोप को यूज करते हुए अगर हम ब्लू लाइट यूज करें तो उसका फायदा क्या? द फार्मूला फॉर द रिजॉल्विंग पावर is R is equal to D over 1.22 lambda। बुक में लिखा है, हमने क्लियरली पढ़ा भी हुआ। यहाँ D डायमीटर ऑफ द लेंस है एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट बीइंग यूज्ड। अगर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर ब्लू लाइट यूज करें तो ब्लू लाइट की विजिबल लाइट के जो 7 कलर्स हैं उनके अंदर इसकी वेवलेंथ सबसे कम है। तो ब्लू की अगर वेवलेंथ सबसे कम है तो चूंकि रिजॉल्विंग पावर वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो वेवलेंथ के कम होने की वजह से रिजॉल्विंग पावर ज्यादा हो जाएगी। और अगर रिजॉल्विंग पावर ज्यादा हो जाएगी तो इसका मतलब है वी कैन सी द माइनर डिटेल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हम किसी ऑब्जेक्ट की स्मॉलर डिटेल्स, माइनर डिटेल्स को भी अच्छी तरह देख सकते हैं। सो ब्लू लाइट के यूज करने से कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर उस कंपाउंड माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर पहले से ज्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9, does entropy of the system increase or decrease due to friction? दो लाइनें बुक में लिखी हुई, हर वो प्रोसेस जो रिवर्सिबल है उसके अंदर एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है और हर वो प्रोसेस जो इरिवर्सिबल है उसके अंदर एंट्रोपी बढ़ती है। अगर हम बात करें वर्क डन बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन तो हमें पता है द फेट ऑफ एवरी एनर्जी इज हीट। वर्क डन बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट और जो भी हीट डिसिपेटेड होती है वो सारी एटमॉस्फेयर में जाती है और एटमॉस्फेयर से वापस उस हीट को नहीं निकाला जा सकता। इट मींस वर्क डन बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन is dissipated in the form of heat into the atmosphere which makes it a irreversible process। और अगर ये irreversible process है जिसमें हीट डिसिपेट हुई है तो जब वो हीट वापस नहीं आ सकती, irreversible process है, तो हर irreversible process के अंदर एंट्रोपी पहले से बढ़नी है तो क्या होगा? एंट्रोपी इंक्रीज होगी। सो वर्क डन बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल प्रोसेस के अंदर द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस। Why does the pressure of the gas in a car tire increase when it is driven through some distance? The formula of the pressure of the gas is P is equal to 2 by 3 and not half mv square, where half mv square is the average translational kinetic energy
and average translational kinetic energy is itself directly proportional to temperature. जब गाड़ी मूव करती हुई जाती है, so there is a force of friction between tire and the road, so there will be some work done because of friction, and work done because of friction is dissipated into the form of heat. अभी ये बात की, जब हीट प्रोड्यूस होगी तो लाजमी सी बात है कि उस टायर के अंदर जो गैस है उसका टेम्परेचर पहले से बढ़ेगा, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अभी हमने पढ़ा जब टेम्परेचर बढ़ता है तो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और प्रेशर एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर प्रेशर एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो प्रेशर भी पहले से ज्यादा होगा। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11, गिव द स्टेटमेंट्स ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड कार्नोट थ्योरम। टिपिकल बुक की डेफिनेशंस हैं, मैं रिपीट तो कर सकता हूं, लेकिन आई बिलीव कि बुक में लिखी हुई हैं, आप इजीली इन्हें वहां से सर्च भी कर सकते हैं। बहरहाल स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इट इज इम्पॉसिबल टू डिवाइस अ प्रोसेस विच मे कन्वर्ट हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ सिंगल सोर्स इंटायरली इनटू द वर्क विदाउट लीविंग एनीथिंग इनटू द सराउंडिंग। यानी सराउंडिंग में कुछ एग्जिस्ट किए बगैर कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है जो सारे की सारी एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर सके। ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। एंड कार्नोट थ्योरम, नो हीट इंजन कैन बी मोर एफिशिएंट देन द कार्नो इंजन वर्किंग बिटवीन टू सेम टेम्परेचर्स। या इसकी एक और स्टेटमेंट भी लिखी हुई है, आपने पढ़ा है, ऑल कार्नो इंजन्स वर्किंग बिटवीन टू सेम टेम्परेचर्स विल हैव सेम एफिशिएंसी इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस। तो ये डेफिनेशंस है, थोड़ी 19-20 भी हो सकती हैं, आप इन्हें बुक से अगर देखेंगे तो आप इन्हें इजीली सर्च कर सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट है, ड्राइव चार्ल्स लॉ फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। चार्ल्स लॉ है क्या? अगर हम इसे टिपिकली एक आसान से लफ्ज में लिखने की कोशिश करें तो हमें पता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर provided that the pressure of the gas is constant. So अगर हम pressure of the gas के फार्मूले से वॉल्यूम और टेम्परेचर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साबित कर दें तो चार्ल्स लॉ ड्राइव हो जाएगा। We know that the formula of the pressure is P is equal to 2/3 n naught half mv square. यहां जो n naught है, these are the number of molecules per unit volume, तो n naught की जगह पे मैंने n/v लिख दिया। अगर मैं वॉल्यूम को यहां ले आऊं और प्रेशर को यहां पर ले आऊं, दोनों की जगह को मैंने इंटरचेंज कर दिया। अब चार्ल्स लॉ कहते ही उसे है जिसके अंदर प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट, 3 भी कांस्टेंट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कांस्टेंट। जब ये सारी टर्म्स कांस्टेंट है तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अभी हमने बात की कि एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, तो इसका मतलब है इसकी जगह पे सिर्फ टेम्परेचर भी लिखा जा सकता है, which means that volume is directly proportional to temperature. That is what we call as Charles law in our chemistry. So volume is directly proportional to temperature. Last short question, what is a diesel engine? Explain. Again bookish line, एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। डीजल इंजन इज एक्चुअली अ हीट इंजन, और हर हीट इंजन की डेफिनेशन का आपको पता है कि हीट इंजन उसे कहते हैं जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है। तो डीजल इंजन भी एक हीट इंजन है जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है बाय यूजिंग द डीजल। वर्किंग प्रोसेस भी लिखा हुआ है कि मैक्सिमम कंप्रेशन के ऊपर डीजल को सिलेंडर के अंदर स्प्रे किया जाता है, जिससे इग्निशन होती है, जिससे पिस्टन मूव करता है और आपको मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। याद रखिएगा जब ये सवाल आए तो इसकी एफिशिएंसी लाजमी लिखें। आपकी बुक में लिखा हुआ है दैट द एफिशिएंसी ऑफ अ टिपिकल डीजल इंजन इज अबाउट 35 to 40%. So that concludes our discussion of chapter number 9, 10 and 11. I hope कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप अलनूर ऑनलाइन टेस्ट सिस्टम को बहुत अच्छी तरह इससे बराबर होंगे, इसका फ़ायदा उठा रहे होंगे। मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस टाइम स्पेन को ज़ाया बिल्कुल ना कीजिएगा, अच्छे तरीके से पढ़ें और ईमानदारी के साथ इस टेस्ट सिस्टम को फॉलो करें, और लाजमी तौर पर आपने इन तमाम टीचर्स जो बहुत ज़्यादा मेहनत आप लोगों के लिए यहाँ पे कर रहे हैं उन्हें भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। थैंक यू वेरी मच।